दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने विचार रखते होंगे या किसी और के विचार को आगे रीट्वीट करते होंगे या फॉरवर्ड करते होंगे। इस बात को समझना जरूरी है कि आपकी भी जिम्मेवारी बन जाती है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए जरूरी है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई जो भी हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि आज जो केस मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ये केजरीवाल साहब से संबंधित है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदुस्तान में अपनी तरह का पहला केस है और इसमें भी केजरीवाल साहब फंसते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा सुनना जरूरी है। चलिए सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि आफ्टर ऑल जब भी आप सोशल मीडिया पे होते हैं, कोई भी मैसेज अगर आप फॉरवर्ड करते हैं या रीट्वीट करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी क्या होती है। आजकल आपने देखा होगा कि डिफेमेशन को लेकर बहुत सारे केस चल रहे हैं कि आपने किसी की जो मानहानि करी है उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। अक्सर होता क्या है कि कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है, लोग उसको पढ़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा होता है। अगर आपको वो पसंद आता है, आपकी विचारधारा से मेल खाता है, तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं या ट्वीट कर देते हैं। अब इसके कारण होता क्या है कि वो जो शब्द हैं या वो जो कंटेंट है वो पूरी दुनिया में और आगे फैल जाता है। अगर वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटरटेनमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें किसी को इंसल्ट किया गया है या किसी पे आरोप लगाए गए हैं और अगर आपने उसको बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड किया या ट्वीट किया, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल आ सकती है। इस केस के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा ये आया है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति का मानहानि करते हैं या किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड या रीट्वीट करते हैं, तो आपका उसके पीछे आधार क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो जो कानून है वो क्या बोलता है? कानून ये बोलता है कि अगर आप किसी का भी मानहानि कर रहे हैं या किसी के खिलाफ कोई आरोप लगा रहे हैं, तो उसके तीन ही आधार हो सकते हैं। पहला, कि आपके पास उसकी नॉलेज है कि उसने गलत काम किया है, यह आपका अपना नॉलेज हो सकता है। या आपके पास इस बात का भरोसा हो सकता है कि यह आदमी वास्तव में गलत करता है, आपने देखा नहीं है लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात को विश्वास आप करने लगते हैं कि यह आदमी गड़बड़ कर सकता है। और तीसरा, इस इंटेंशन से भी आप आगे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं कि यह व्यक्ति, इसको मुझे बदनाम करना है या मुझे इसकी इमेज को खराब करना है। आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ने आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड किया, आपने बगैर वेरीफाई किए उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया या रीट्वीट कर दिया। जब ऐसी स्थिति आती है तो उस परिस्थिति में आपकी भी जिम्मेवारी बन जाती है। अब मानहानि करने के तरीके क्या हैं? मानहानि के करने के तरीके हैं, आपने शब्दों से बयान किया, आपने कोई साइन बनाए या कोई कार्टून बनाया, कोई ग्राफिक बनाया, उसके तहत आपने मानहानि करी, या आपने कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो वीडियो हो, चाहे फोटोग्राफ हो या कोई और चीज हो, जिसको आपने दर्शा के उस व्यक्ति की मानहानि करने का प्रयास किया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि या तो ये मानहानि का मुद्दा या तो पब्लिश्ड होता है या मेड होता है या उसको क्रिएट किया जाता है। तो अब सवाल इस बात का है कि जब कोई व्यक्ति किसी और के मैसेज को रीट्वीट करता है, तो रीट्वीट करते समय उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यही मुद्दा आज कोर्ट में है, सबके सामने, जो आज कोर्ट ने जजमेंट दिया। कोर्ट का यह मानना है दोस्तों कि अगर आप किसी की मानहानि करते हैं या किसी ने किसी की मानहानि करी, तो जब वो पहली बार इंफॉर्मेशन छपती है तो वो मानहानि कहलाती है। लेकिन बगैर सोचे समझे या सोच समझ के भी अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को दोबारा पब्लिश किया या फॉरवर्ड किया, उसको दोबारा मानहानि का पब्लिकेशन माना जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति ने जो मानहानि करी
वो वहां तक रुक गई, जहां तक उसकी रीच थी वो खत्म हो गई। अब आपने उसको फॉरवर्ड किया या उसको आगे रीट्वीट किया तो ये माना जाएगा कि आपने दोबारा उस मानहानि वाले बयान को पब्लिश किया। तो ये लॉजिक जो होता है कि ये हमारा कंटेंट नहीं था, ये हमारा क्रिएशन नहीं था, ये किसी और का था, हमने तो सिर्फ रीट्वीट किया। जैसे ही आपने रीट्वीट किया, अब आप उस रीट्वीट के पब्लिशर हो गए, और जैसे ही आप उस रीट्वीट के पब्लिशर हुए तो जो कानून मानहानि का पहले ऑथर पे लगा है, पब्लिशर पे लगा है, वही आप पे लगेगा। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और जिसको मानना हमें पड़ेगा कि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं आजकल, उसमें आपको और वर्चुअली हर सोशल मीडिया यूजर को सतर्क होने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है कि ओवरऑल कोर्ट ने इस केजरीवाल साहब के केस में क्या कहा। अब हम केस के स्पेसिफिक की बात करते हैं। अभी तक मेरा पर्पस यही था आपको बताने का कि आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो केयरफुल रहें। जस्ट बिकॉज कि आपको कोई मैसेज आया, आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज किसी को इंसल्टिंग है, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कोई और आइडियोलॉजी हो, लेकिन समाज के अंदर आपके मैसेज किसी की मानहानि कर सकते हैं और वो व्यक्ति चाहे तो आपके खिलाफ केस कर सकता है। ये पहला केस आया है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें 2018 में आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ध्रुव राठी, जो अलग अलग तरह के वीडियो बनाते रहते हैं और ज्यादातर भारत सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ या क्रिटिकल बोलते रहते हैं। और खासकर किसान आंदोलन के समय और बाकी समय उन्होंने भारत सरकार को बहुत बुरा भला कहा। हालांकि वो हिंदुस्तान से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो इस देश में नहीं रहते हैं, वो विदेशी हैं और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझते हैं। उनको जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसको ही तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास करते हैं एज ए इंटेलेक्चुअल। अब सवाल इस बात का आता है कि एक व्यक्ति ने जो विदेश में बैठा है, उसने कुछ बीजेपी के खिलाफ एक वीडियो बना के उसमें अपने स्टेटमेंट लिखे। केजरीवाल साहब ने उस वीडियो को बगैर सोचे समझे आगे ट्वीट कर दिया। पर्पस शायद बहुत क्लियर था कि इससे बीजेपी के आईटी सेल को बदनाम करना, कि आईटी सेल जो बीजेपी का है वो किस तरह से काम करता है। पहले ध्रुव राठी ने किया और उसके बाद केजरीवाल ने उसी वीडियो को जब आगे ट्वीट किया तो वो मैसेज फर्दर स्प्रेड हुआ। जब वो फर्दर स्प्रेड हुआ तो बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ केस किया। जब ये केस हुआ तो इसको मानहानि का केस मान के, अब मानहानि का केस कौन सा, आपने सुना होगा राहुल गांधी ने जब कहा था कि मोदी इसके खिलाफ, जिसके कारण उनको 2 साल की सजा हुई थी और लोकसभा की सीट भी चली गई थी, उसी तरह से उसी कानून के तहत केजरीवाल के खिलाफ भी बीजेपी के आईटी सेल ने एक्शन लिया। बीजेपी के इस कार्रवाई के बाद जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने केजरीवाल को सम्मन भेजा कि आप आइए और उपस्थित होइए, पेशी करिए। केजरीवाल साहब उसके खिलाफ पहुंच गए हाई कोर्ट की इस सम्मन को रोका जाए। जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे केजरीवाल साहब के खिलाफ हैं, ईडी के सम्मन भी जा रहे हैं, बाकी मजिस्ट्रेट्स के भी सम्मन जा रहे हैं। तो जब उनका वो नहीं गए और उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि जो मजिस्ट्रेट को ये सम्मन भेजने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह की कोई बात कही ही नहीं, मैंने तो किसी और का मैसेज फॉरवर्ड किया। जस्टिस शर्मा ने इस बात को कहा और ये कहा कि रीट्वीटिंग डिफेमेटरी कंटेंट विल अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। उन्होंने ये कहा कि अगर डिफेमेटरी कंटेंट है, अगर किसी के खिलाफ अपशब्द हैं, उनकी बदनामी के लिए कोई कंटेंट बना है और अगर आपने उसको रीट्वीट किया है तो आप पे भी वही कार्रवाई होगी। ये केस, ये जो जजमेंट था, ये केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के जज का था। अब इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही, द कोर्ट हेल्ड दैट ऑनलाइन इंटरेक्शन ऑन ट्विटर एंड शेयरिंग एनी पोस्ट विद अदर्स बाय रीट्वीटिंग अट्रैक्ट्स द लायबिलिटी ऑफ ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। कि अगर आप अपने ट्विटर हैंडल से उसको रीट्वीट करते हैं तो आप पे भी डिफेमेशन लगेगा। It added that if Kejriwal wanted to justify his act of retweeting the video, it can be done at the stage of trial.
उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी मंशा किसी को बदनाम करने की नहीं थी, आपकी क्या नीयत थी, क्या सोच के आपने रीट्वीट किया, ये सारी बातें आप अदालत में जाएं और वहां बताएं। ये कहना कि समन को क्वैश कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उसको निरस्त कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं। आपको बुलाया है, आप अपना जवाब अदालत में दें और फिर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस फिर ये तय होगा कि आपने जो किया वो कितना सही था या गलत था। Pronouncing the first judgment on the issue of criminal liability on retweeting, Justice Sharma held that even mere whisper, when echoed in cyber domain, magnifies to a great extent. ये अपनी तरह का पहला केस है और जस्टिस ने ये कहा कि जब आप रीट्वीट करते हैं, साइबर स्पेस जिसका ग्लोबल रीच है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। आज आप ट्वीट करते हैं या हम जिस तरह से वीडियो डालते हैं, इसकी व्यूअरशिप पूरी दुनिया में होती है। इसीलिए जस्टिस ने ये कहा कि जब आप छोटी सी बात भी, हल्की सी बात भी साइबर स्पेस पे करते हैं, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, तो पूरी दुनिया में जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इंटेंशन खराब नहीं थी, वो आपको कोर्ट में बताना होगा। The court also said that ramification is far more than whisper when a public figure tweets and retweets something on social media. चलिए, आम आदमी, आप और हमारे जैसे अगर रीट्वीट करते हैं तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन केजरीवाल जैसे लोग जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर हैं, अगर वो कुछ भी करते हैं तो आप लाखों लोगों तक किसी के बारे में गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ऑफेंस ज्यादा हो जाता है। आप आम आदमी नहीं हैं, अगर आप खास आदमी हैं, आप वीआईपी हैं, आपकी मास फॉलोइंग है, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा, आपको एक्स्ट्रा सतर्क होना होगा। When a public figure with a political standing tweets or retweets defamatory post, the repercussion escalates given the broader implication on society. तो अगर केजरीवाल साहब किसी के बारे में भी अपशब्दों का ट्वीट करते हैं या रीट्वीट करते हैं तो इसका बहुत सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन होता है, और जो लोग हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो इस बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर कह रहा है तो इस बात में सच्चाई होगी। इसका मतलब आप जो किसी को बदनाम करना चाह रहे हैं उसका असर ज्यादा घातक होता है। इसीलिए ये कहना कि ये कैजुअल कम्युनिकेशन था, हम इसको नहीं मानते हैं। It is further held that some sense of responsibility must be attached while retweeting content on social media which the person does not have knowledge about. सबसे पहली बात तो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, अगर केजरीवाल साहब को पता है कि इस वीडियो में जो कहा गया है अगर वो सही नहीं था तो आपने रीट्वीट क्यों किया? और अगर आपने उसको रीट्वीट किया तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो बात सही है, और अगर वो बात सही है इसका मतलब आपको भी पता है कि ये बात बदनामी कर सकती है, तो अब आपको उस बदनामी करने की जो आपने इच्छा जाहिर की किसी के भी खिलाफ, उस पे अब कोर्ट में कार्रवाई होगी। कोर्ट ने भी कहा कि रीट्वीटिंग मस्ट अट्रैक्ट पीनल, सिविल एज वेल एज टॉर्ट एक्शन इन दिस केस। अगर आपने वास्तव में किसी की मानहानि करी है तो आपके खिलाफ जो पीनल एक्शन है, मतलब कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सिविल कार्रवाई भी होनी चाहिए, और सिविल रॉन्ग, क्योंकि आपने गलत काम किया है, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। It added that when retweet is done by a political person, including a chief minister with a bigger social presence, such retweet becomes public endorsement which can be believed by public at large. और अगर केजरीवाल साहब के जो फॉलोअर हैं, अगर उनको ये लगता है कि जो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं और उनके फॉलोअर उनकी हर बात को अक्षर से सही मानते हैं, तो अगर उन्होंने किसी की बदनामी वाला ट्वीट रीट्वीट किया है या वीडियो रीट्वीट किया है, इसका मतलब उनके फॉलोअर तो ये मानेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन, लोग या संस्था वास्तव में खराब है। इसका मतलब केजरीवाल साहब की जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है, और अगर उनकी ये नीयत नहीं थी तो उनको जाके अब अपनी सफाई मजिस्ट्रेट के कोर्ट में देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये केस अपने आप में नया केस है, इस तरह का पहले कोई केस हिंदुस्तान में नहीं आया। ये पहला है सोशल मीडिया की जो यूज को लेके, रिस्पॉन्सिबल यूज को लेके पहला केस है। आप लोग बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, इसीलिए इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा।
अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करिएगा ताकि गलती से भी हम किसी की मानहानि ना करें, और अगर हमारे पास तथ्य ना हो तो स्टेटमेंट ना दें, नहीं तो ये मुसीबत हो सकती है। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।